हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कौशल और मैं लेकर के आया हिंदी हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे और इसको सॉल्व करने की स्टेट में और टीआरडी 4 में आप लोगों को सुविधाएं हो सके। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजेंद्र जादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त लिखा गया उपन्यास है। तो राजेंद्र जादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। तो आधा गांव राही मासूम राजा द्वारा लिखा गया है। आधा गांव ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक भारतीय आत्मा निम्न में से कवि का उपन्यास था। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपन्यास है। तो यह उपन्यास माखनलाल चतुर्वेदी का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस्तवा द लाल लिटरेच्योर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं गरसा ठासी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जोठन किस रचना की आत्मकथा है। जोठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो जोठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिंदगी नामा किसकी रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबतिक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। तो यह नाम से भी स्पष्ट है कि मीराबाई का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। लोहे की दीवार ये दोनों ओर किसकी कृति है। तो यह लोहे की दीवार की कृति यशपाल जी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास बीज है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सन्यासी किसकी कृति है। सन्यासी किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इलाचंद जोशी की है। ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये अगला क्वेश्चन है कि कवितावली किसकी रचना है। कवितावली किसकी रचना है। तो कवितावली रामचंद्र दास की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है। तो यह सृजना डॉक्टर जगमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है। ऑप्शन नंबर ए शिवपूजन सहायकी है। सीरीज है यह शिवपूजन सहायकी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
उत्तर प्रियदर्शी नामक के गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक के गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो जंगल के जीव कृति के लेखक श्री राम शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खहरनामा किसकी रचना है? खहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो इसके दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कलाधार किस कवि का आरंभिक उपन्यास है? तो कलाधार जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खामानी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। खामानी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको संज्ञा प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रबर छंद या छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? रबर छंद या छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो सूरजकांत त्रिपाठी निराला की कवि को लक्ष्य करके कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। तो दलित साहित्य का चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गिरिराज कुमार माथुर की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गिरिराज कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो चांद का मुंह टेढ़ा हाँ गिरिराज कुमार माथुर का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदि काल को बीजोपन काल कहा गया है। आदि काल को बीजोपन काल कहा गया है। तो कहा है किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र दीक्षित मार्ग में पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुलचंद्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी के मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन ने प्रगतिवाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी एडिथी काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो वो रामाश्रय शाखा के तुलसीदास थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका कहानी उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका विषय निरूपण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम में पद्मावत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्मृति की ये रेखांकन के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखांकन के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है क्या है? तो सामाजिक कृति है, समाज के आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको तो क्या कहते हैं? तो उसको जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसे अपराजिता उसे अद्वितीय ये कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? तो श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी थे। सॉरी वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम श्री हरि द्विवेदी था। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम श्री हरि द्विवेदी था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति भक्ति निबंध से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यह यशपाल की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं डॉक्टर हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु वो लिखा गया ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया यह ग्रंथ है। तो वह ग्रंथ शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु हनुमान बाहु की रचना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है।
ऑप्शन नंबर डी यात्रा भृत्य, ऑप्शन नंबर डी यात्रा वृत्त। अगला क्वेश्चन है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं कौन? तो अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के संस्थापक थे? अष्टछाप के संस्थापक थे कौन? विठल नाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कृष्ण गीतावली नामक के काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं? कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंद वर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो इनमें से किसी का नहीं है। इनमें से किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत की विधा क्या है? तो पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके के कवि अरुण कमल हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, चांद अरुण कमल हैं। अपनी केवलधार अपन निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? तो अपनी केवलधार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जननी भई विभीषण कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाए में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनिकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन है हाथ, पूज्य, मोती, पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मोती, जो इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी अनिकार्थक शब्द में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ कि हर व्यक्ति कविता कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो अवधी भाषा अब पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ समय से है। समय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए
ये प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो हथियाना में नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में उनकी प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रम में से लगाना है। अपने शुद्धि पाठकों के लिए हम आज से यह ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे चंद्रकांता उपन्यास का अविरल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं है और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में है। अतएव हमने इसको उसी रूप में रख दिया है जैसा यह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित रूप हो जाएगा र या व ल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं। तो निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द सारस में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव और तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान हैं, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, उसे से द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में यौन संधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओछे की प्रति बालू की भित्ति का भाव है। ओछे के प्रति बालू की भित्ति का भाव है। तो इसका भाव है से बालू की दीवार की भांति ओछे की तस्वीर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि उग्र में उग्र क्या है? तो प्रचंड और क्रोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो कवियत्री का वर्तनी अशुद्ध है, कवियत्री होता है और सही होगा बी, सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है कि उद्गम की दृष्टि से अमीर है, क्या है? उद्गम की दृष्टि से अमीर है, क्या है? तो अमीर विदेश शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग उत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है क्या कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का बहुवचन में उपयोग क्या होगा? तो चिड़िया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या होता है? तो कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 82 नंबर की मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है।
मोक्ष मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है क्या? वो मुक्षु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कीजिए। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंगल का विलोम शब्द है। जंगल का विलोम शब्द स्थावर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग भाव व्यक्त करने पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब तो निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर संबद्ध अगला क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इनमें कहा गया है कि मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने जीवन के प्रौढ़ काल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधि तत्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। गांधी युग की प्राय समस्त मूल प्रवृत्तियां राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में प्रतिफलित है। यह प्रतिफल प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। कुछ रचनाओं में युग चेतन अत्यंत प्रखर है, परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामान्य थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था। तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः यह प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्र प्रेमचंद ने भी किया और अपने ढंग से प्रसाद ने भी। प्रेमचंद की दृष्टि बहुमुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक राजनीति थी। प्रसाद की दृष्टि में अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप में थी। संस्कृति एक थी। गांधी युग का प्राय सभी भी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने निगल किया, परंतु उनके बहिरंग में उनकी रुचि नहीं थी। अपने नाटकों में प्रसाद ने पूर्णतः सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत किया है और कमायने में आध्यात्मिक के धरातल पर। अपने उपन्यासों में प्रसाद उन्हें राजनीतिक सामाजिक के धरातल पर ग्रहण करते हैं, परंतु शीघ्र ही उनके बहिरंग रूपों को बेचकर उनमें ग्रहण करते हैं परंतु शीघ्र ही उनके बहिरंग रूपों को बेचकर उनमें से निहित सांस्कृतिक तत्वों का चित्रण भी करने लगते हैं। गुप्त जी की स्थिति मध्यवर्ती है। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय संस्कृति है। उनमें न तो प्रेमचंद की समान व्यावहारिकता का आग्रह है और न ही प्रसाद की तरह अदार्शनिकता का। उनमें सगुण तत्व अधिक है। प्रेमचंद में धर्म में भावना का अभाव है, तो प्रसाद में लोक भावना का। गुप्त जी में लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। तो आइए हम लोग इस जो अनुच्छेद दिया गया इसके आधार पर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है आपके पास कि सही वक्तव्य कौन सा है? सही वक्तव्य कौन सा है कि गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें हमें ए इसका सही हो जाएगा। गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो गुप्त जी राष्ट्रकवि के दायित्व से उत्पन्न थे। गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। इस प्रकार के नाटक में गांधी युग समान है। तो गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग
नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य गद्यांश में गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो जन काव्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैवानियस में जन्म में किसको सही सुमेलित करना है? ठीक है, तो बी के लिए इसका दिया गया है कि सही सुमेलित त्रुटिहीन हो तो 4 पर चिन्ह लगाइए। इसमें जो गलत है तो इसमें कुछ उसके के प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसका कोई त्रुटि नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 93 में क्वेश्चन नंबर डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। नहीं, गलत है। भाषा का उचित रूप भाषा का वास्तविक रूप नहीं, गलत है। निम्नलिखित लिखित भाषा उचित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर की परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा कि परीक्षा के केवल 4 दिन ही बचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं कौन? स्मितानंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। तो इसको हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वृत्ति संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति संबंध अद्भुत रस से है। अद्भुत रस से है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी